Hello, my dear students, my dear lovely students, how are you? I hope all you are quite fine, happy and healthy. बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे. आज हम लोग बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिटी बेसिसिटी का 5th लेक्चर होगा. हमने 4th लेक्चर एसिडिटी का पढ़ा है, 5th है ये बेसिसिटी का और एलिफेटिक बेस का पढ़ेंगे. तो बेसिसिटी का टोटल 3 वीडियोस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे और यदि तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छा लगे, अच्छी समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना. चलो हम लोग चलते हैं बेसिसिटी का 5th लेक्चर पढ़ने के लिए. मेरा नाम है नितेश मिश्रा और तुम सब रीम चैनल पे हो. वेलकम ऑन रीम चैनल. थैंक यू. चलो तो हम लोग लिखते हैं हम लोग ये बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स. तो देखो ये है बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड लिख दो. एलिफेटिक कंपाउंड्स. अब देखो जस्ट लाइक एसिडिटी की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोई एक वीक बेस लेंगे और उस बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई बेस लिया बी, अब उसको हमने क्या किया, वाटर में डाल दिया. तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा क्योंकि वीक सब्सटेंसेस है. तो क्या होगा, ये BH प्लस OH नेगेटिव. तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BH इंटू OH माइनस बाय B. अब यहां से तुम एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि KB यदि OH की वैल्यू बढ़ जाएगी तो KB भी बढ़ जाएगा. यदि KB यदि इंक्रीज होता है तो OH की वैल्यू बढ़ेगी. यदि OH जितना ज्यादा पानी के अंदर होगा, वाटर के अंदर जितना OH बढ़ेगा उस कंपाउंड की बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी. यहां से ये बात क्लियर हो गया. अच्छा, हम लोग इक्विलिब्रियम से क्या पढ़े हैं कि pKb इनवर्सली होता है Kb का. ये हमने इक्विलिब्रियम से पढ़ लिए. इक्विलिब्रियम से पढ़े हुए जस्ट लाइक pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Ka का, उसी तरह pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Kb का. अब देखो बेसिसिटी का एक लॉजिक क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड के बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा बेसिक साइट पे लोन पेयर होंगे. यानी किसी बेसिक साइट पे जितने लोन पेयर होंगे कंपाउंड की बेसिसिटी उतने ही ज्यादा होगी. अब एक एग्जांपल से देखते हैं. ये देखो, सपोज करो तुम्हारे पास NH2 और हमने एक H ले लिया. ठीक है, अब देखो इस H को हटा के मैं ले लेता हूं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सपोज करो हमने ले लिया NO2 ग्रुप. ठीक है, इस H की जगह पे हमने क्या ले लिया, NO2 ग्रुप. अब देखो इसके पास लोन पेयर तो है ना. अब यहां पे क्या ले लिया, NO2, यहां पे ले लिया हमने NH2 ग्रुप. ठीक है, अब बताओ ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देने के लिए रहेगा, किसी को डोनेट करने के लिए रहेगा? नहीं ना, क्योंकि ये लोन पेयर कौन लेगा, NO2 ग्रुप लेगा. क्योंकि NO2 ग्रुप क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. तो यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेगा तो NH2 का लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेट करने के लिए. समझ में आ गई बात? इसलिए हमने क्या कहा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल साइट, द availability of lone pair on the basic site. समझ में आ गई बात कि इस बेसिक साइट पे कितना लोन पेयर है वो डिसाइड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिसिटी को. अब देखो हमने एक हाइड्रोजन हटा के NO2 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपनी तरफ लेगा. तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किसी को देने लायक रहेगा नहीं. तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी. यदि मैं इसी के जगह पे मैं ले लेता हूं, मान लो कोई ग्रुप ले लिया CH. अब देखो CH3 लिया, अब सोचो क्या होगा. अब ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप. इसके पास लोन पेयर है और प्लस ये भी दे रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन. मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को, तो इसके पास लोन पेयर क्या होगा,
बढ़ जाएगा, मतलब लोन पेयर इजीली अवेलेबल रहेगा किसी को डोनेट करने के लिए। तो इससे इस कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएगा लोन पेयर, फ्रीली किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इससे बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी कंपाउंड की बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगी बेसिसिटी, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डरना, तो बेसिसिटी याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेसिसिटी होगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिसिटी, या ऐसे तो बेसिसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिसिटी depends on availability of lone pair on basic site। जितने बेसिक साइट पे होगा लॉन पेयर, उतने ही बेसिसिटी बनेगा। करेक्ट है? स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑन बेसिक साइट, राइट? अच्छा, ये तो वो रहा। अब तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मैं बात करता हूं नाइट्रोजन का, कि यदि नाइट्रोजन की बेसिसिटी तुम्हें देखना है तो ये भी चेक करो कि नाइट्रोजन के पास का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? यदि नाइट्रोजन की बेसिसिटी चेक करना होगा तो हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड हो रहा है या डीलोकलाइज्ड हो रहा है? डीलोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस हो गया, तो फिर उसकी बेसिसिटी तो कम हो जाएगी। तो ये हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखो अब क्या है कि उस लोन पेयर से चेक, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं कि बेसिसिटी क्या होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये अपन एक कंपाउंड लिख रहा हूं। अब ये कंपाउंड लिख रहा हूं तो CH3 CH2 CH2 NH2 ले लिया। ठीक है, अच्छा सेकेंड कंपाउंड में ले लेता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, NH। थर्ड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और NH2, और एक कंपाउंड ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये देख लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया ना। इसका देखो, इसके पास लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर कौन सा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर स्टूडेंट्स, नॉट अ डीलोकलाइज्ड। तो ये लोन पेयर कौन सा है, ये लोन पेयर है लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर से अब देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर 3 सिग्मा, यानी क्या हो गया sp2, बट रिमेंबर लोकलाइज्ड है। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, अब इसके पास लोन पेयर है तो तुम सोचोगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नहीं, 1 2 3 ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो यानी ये जब रेजोनेंस होगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, तो डबल बॉन्ड आएगी। यानी इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि ये लोन पेयर कौन सा हो गया, ये लोन पेयर हो गया डीलोकलाइज्ड, यानी इस पूरे कंपाउंड के अंदर क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। और ऑब्वियसली ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, इसके बारे में छोड़ दो बोलना, क्योंकि सबसे कम sp है और सबसे कम मोर एसिडिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये कंपाउंड होगा। फिर लोकलाइज्ड है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सेकंड ये बेसिक होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। तो सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, ये कंपाउंड। फिर कौन सा होगा, ये डीलोकलाइज्ड है बट लोन पेयर तो है, इसके कंपैरिजन में तो मोर बेसिक है, इसके कंपैरिजन में लेस बेसिक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है बट लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड का मतलब है वो विदाउट रेजोनेंस का है, लोन पेयर है किसी को देने के लिए, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक और लॉजिक क्या है कि तुम्हारे पास साइक्लिक है और एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो दोनों में क्या होता है। अब एक एग्जांपल समझो,
देखो एक कंपाउंड लेता हूं, अब देखो यहां पे एक कंपाउंड है जिसके पास लॉन्ग पेयर है और ये साइक्लिक है, और एक लेते हैं और एक कंपाउंड ले लो। देखो ये कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है, तो देखो साइक्लिक कंपाउंड के पास लॉन्ग पेयर है और एक विदाउट एसाइक्लिक है। ये कंपाउंड तुम्हारा एसाइक्लिक है और ये कंपाउंड तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो साइक्लिक में क्या होता है स्टूडेंट, साइक्लिक में इंडक्टिव इफेक्ट मोर कंसंट्रेटेड होता है। मोर कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, ये तीनों ग्रुप जो है, ये जो है ये कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, तीनों अल्काइल ग्रुप एक गुच्छे में, एक क्लस्टर बनके इस नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट मोर क्लस्टर होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है मोर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब ये क्या है कि ठीक है इसको इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन ना ये क्लस्टर नहीं है, मतलब एक इसकी डेंसिटी इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं जितनी इसकी है। ठीक है, ये हो सकता है आगे कुछ और ग्रुप लगा होगा, कुछ भी ग्रुप लगा हो सकता है ना। तो इसकी ये मोर क्लस्टर है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, और मोर कॉन्सेंट्रेटेड के कारण क्या होगा कि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा से होगा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इस कंपाउंड की इसकी बेसिसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी इस कंपाउंड से। ठीक है, समझ में आ गए 3 पॉइंट, एक साइक्लिक, दूसरा लॉन्ग पेयर भी चेक करना है नाइट्रोजन पे, और क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो देखना है, और एक जो है अपने को चेक ये करना है कि कंपाउंड्स का किस तरह से वो बेसिक होगा। तो हमने 3 प्रोसेस देखा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और थर्ड है कि साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। चलो साइक्लिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर है बेसिसिटी का, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट ये है कि यदि एलिफेटिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, तो एलिफेटिक कंपाउंड की बेसिसिटी दो, अब एलिफेटिक कंपाउंड किस में है, क्या है गैस फेज में है या एक्वस या लिक्विड फेज में, किस फेज में, क्योंकि दोनों फेज में बिहेवियर अलग अलग होते हैं। अब उस दोनों बिहेवियर को डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट बात करो गैस फेज में यदि है तो क्या होगा, यानी कोई एलिफेटिक कंपाउंड 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन गैस फेज में है तो क्या होगा। चलो उस चीज को डिस्कस करते हैं, गैस फेज में बेसिसिटी क्या होगा। देखो तो गैस फेज में अभी देखो, यदि मैं गैस फेज में लेता हूं तो क्या होगा, ये अपन है गैस फेज। देखो तो गैस फेज में क्या होता है, केवल और केवल ओनली इंडक्टिव अप्लाई होता है। तो गैस फेज में क्या होगा, ओनली, क्योंकि कोई इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई सॉल्वेशन ही नहीं है ना, कोई बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई क्राउडिंग ही नहीं है, तो केवल क्या होगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट विल ऑब्जर्व। तो ओनली प्लस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो 3 डिग्री एमीन जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा देन द 2 डिग्री एमीन, देन द 1 डिग्री एमीन। करेक्ट है ना, यानी चाहे आप इथाइल लो या मिथाइल लो, 3 डिग्री ही ज्यादा बेसिक होगा। तो R3N ज्यादा बेसिक होगा, R2NH एंड देन RNH2 एंड देन अमोनिया, यही होगा ना। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, यदि वो एक्वस फेज में है, यदि एक्वस या फिर लिक्विड फेज में है, किसमें है, एक्वस या लिक्विड फेज में, तो वो उसकी बेसिसिटी कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड का मतलब उसकी बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि इंडक्टिव इफेक्ट पे, किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, सेकेंड स्टेरिक हिंड्रेंस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, और थर्ड है सॉल्वेशन यानी हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर ये लिख दो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा यदि वो एक्वस या लिक्विड फेज में है। तो अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि
इंडक्टिव इफेक्ट का फेज में क्या बोलोगे? हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा। देखो आर ग्रुप यदि मैं लिखता हूं N, ठीक है, और यहां लिखता हूं N और ये CH2 CH3 है, ठीक है, यहां भी CH2 और CH3 है और यहां भी CH2 CH3 है। ये 3 डिग्री इंडक्टिव हो गया, 3 डिग्री ये भी, और 2 डिग्री ये भी एंड CH2 CH3 और यहां भी CH2 CH3 और ये H है और एक कर ले लिया हमने N CH2 CH3 और यहां पे H। देखिए ठीक है, डन। अब एक और कंपाउंड लिखता हूं मिथाइल के टर्म्स में, N CH3 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 और N CH3 CH3H और एक और लिखता हूं N CH3H पर। अब देखो इसमें क्या है, देखो मिथाइल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू इथाइल, स्मॉलर साइज होता है। देखो जब मिथाइल है तो साइज स्मॉलर है, ठीक है, तो अब स्मॉल साइज है तो जो यदि तुम वाटर में डालते हो तो हाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्वेशन हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू व्हेन द एनी मॉलिक्यूल्स टेक द वाटर, ठीक है, तो जो बॉन्ड बनाएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो जितना एक्सोथर्मिक होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी जिस कंपाउंड में जितनी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना। अब यदि सपोज करो यहां वाटर लिया हमने, OH है, H है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना। अब यहां पे मैं लूंगा वाटर OH और H, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनेगा। इसमें भी वही होगा, OH और H, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH और H, एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर फॉर्म करेगा, मोर हाइड्रेशन एनर्जी होगा। इस कंपाउंड में 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो इससे थोड़ा सा कम हाइड्रेशन एनर्जी होगा, इसमें ना के बराबर है, ठीक है। तो इसमें मिथाइल ग्रुप का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, तो स्मॉल होने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होता है। कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होता है। तो इस कंपाउंड में पूरे में एक बात समझ लो, मिथाइल ग्रुप है कि साइज छोटा है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होगा, क्लियर है। तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होगा तो उस कंपाउंड की बेसिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी फॉर्म करेगा, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो मिथाइल टर्म्स में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होता है, याद रखना, एज कंपेयर टू स्टेरिक इंडक्टिव और स्टेरिक इन्फ्लुएंस से ज्यादा डोमिनेट होगा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी इन मिथाइल टर्म्स में। अब बात करो इथाइल में। अब देखो इथाइल में यदि मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई भी बल्कि ग्रुप हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, तो अब उस कंडीशन में देखो इथाइल है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डोमिनेट होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा डोमिनेट होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। देखो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी की में बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन एनर्जी 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन द 3 डिग्री। अब आ जाओ इथाइल में। इथाइल में 2 अल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा इंडक्टिव होगा देन दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, करेक्ट। तो इसमें ज्यादा इंडक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो यहां पे एक ड्रामा होता है। क्या ड्रामा होता है कि चलो सॉल्वेशन अकॉर्डिंगली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री परफेक्ट है क्योंकि मिथाइल में सॉल्वेशन डोमिनेट होता है। इथाइल टर्म्स में अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बेसिक होगा। सबसे ज्यादा ये क्योंकि मोर इंडक्टिव है, फिर इस कंपाउंड में, फिर इस कंपाउंड में। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम आता है स्टेरिक हिंड्रेंस में। देखो अब ये अल्काइल ग्रुप इसमें इंडक्टिव तो लग रहा है अच्छा खासा, यानी ये तीनों अल्काइल ग्रुप इसके पास लॉन्ग पेयर भी है
और प्लस ये भी खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को कि लो तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और दे दो किसी को। लेकिन होता क्या स्टूडेंट, बल्कि ग्रुप के कारण वंडरवॉल, यानी एक बल्कि ग्रुप के कारण वंडरवॉल रिपल्सन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप इतना बल्कि है कि इसके पाथ को ही ब्लॉक कर देगा। यानी तीनों ग्रुप जो है इसके जो बनाओगे ना बॉन्ड इस तरह से, तो इसके पाथ को ही ब्लॉक कर देगा। यानी लॉन पेयर तो है, ये चाहता है देना, बट ये दे नहीं पाता है क्योंकि इसके पाथ को ही ब्लॉक कर देगा ये बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो जब पाथ को ब्लॉक कर देगा, जब किसी को दे ही नहीं पाएगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ये काफी बल्कि है, ये बल्कि ग्रुप इसके इस पाथ को ब्लॉक कर देगा। जब इसके पाथ को ही ब्लॉक कर देगा, इस पाथ को ही बल्कि ग्रुप पूरा ब्लॉक कर देगा, तो लॉन्ग पेयर तो दे नहीं पाएगा। देना चाहता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, बल्कि ग्रुप के कारण दे नहीं पाता है क्योंकि पाथ को ब्लॉक कर देता है। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई? तो अब बोलोगे सर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। क्लियर होगी? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? डन। फिर इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको इनहेंस करता है, फिर इसको, फिर इसको, बट इंडक्टिव इफेक्ट इसको इनहेंस करेगा, फिर इसको, फिर इसको। तो अब जानते हो, ऑब्जर्व किया हो कुछ कि 2 डिग्री पे क्या हो रहा है, एक इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। 2 डिग्री पे या तो तुम बात करो हाइड्रेशन एनर्जी और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये कैंसिल आउट होगा, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी, ये कैंसिल आउट होगा। क्योंकि 3 इफेक्ट है भैया, तो 2 ही इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, एक इफेक्ट तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है। तो जो 2 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, अब देखो बेसिसिटी और वेरिएबिलिटी के मीन क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है। ओवरऑल तीनों काम मिला के इफेक्ट बनेगा। तो जो सॉल्वेशन एनर्जी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये होती है, इंडक्टिव के अकॉर्डिंगली ये होगा। तो एक इफेक्ट ना नलीफाई हो जाएगा 2 डिग्री के मीन में। क्लियर हो गया? तो इसलिए स्टूडेंट्स 2 डिग्री को ज्यादा बेसिक मानते हैं। ओवरऑल इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ऐसा ऑब्जर्व करता है कि 2 डिग्री पे जो है आइदर इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशंस वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रेशन एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो इथाइल में है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है, और इन द मिथाइल ग्रुप सॉल्वेशन एनर्जी डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो थोड़ा सा वो नलीफाई हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा 2 डिग्री पे। तो इसलिए ओवरऑल जब बेसिसिटी लिखते हैं ना, तो बेसिसिटी कैसा लिखते हैं, देखो ओवरऑल बेसिसिटी जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो चाहे इथाइल और मिथाइल 2 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री पे इफेक्ट ना नॉर्मलाइज हो जाता है। तो चाहे इथाइल की बात करो तो याद रख लो इथाइल टर्म्स में 231। ठीक है, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, C2H5 और 2NH, फिर क्या हो जाएगा C2H5 और 3N, फिर होगा C2H5 NH2 और फिर होगा NH3। ठीक है, और मिथाइल में जाओगे तो 213 यानी CH3 और 2NH और CH3 NH2 और थर्ड है CH3 और 3N। ठीक है, और फिर तुम्हारा हो गया NH3। अच्छा, तुम पूछोगे एक बात कि सर यदि ब्यूटाइल होता तो क्या होगा। चलो ब्यूटाइल के टर्म्स पे देखते हैं। ठीक है, कि ब्यूटाइल यदि हो तो तुम कैसे उसको जज करोगे। अच्छा, मिथाइल डिथाइल तो ठीक है, ब्यूटाइल हो तो देखो ब्यूटाइल में क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए ब्यूटाइल में जितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएंगे। तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की भी एक लिमिट है ना, कि मिथाइल इथाइल तक तो ठीक है, प्रोपाइल में थोड़ा कम हो जाता है, ब्यूटाइल में बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो उस कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट ना उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो यदि तुम्हारे पास ब्यूटाइल के टर्म्स में, तो ब्यूटाइल के टर्म्स उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह फिर मिथाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो मिथाइल में क्या होता है 213, तो ब्यूटाइल में क्या होगा 213। ब्यूटाइल भी उसी तरह से बिहेव करेगा। तो मैं लिखता हूं ब्यूटाइल
N, ठीक है, H, फिर ब्यूटाइल 3 ब्यूटाइल NH2, Bu मतलब ब्यूटाइल, ठीक है, फिर Bu3N, ठीक है। तो ये भी 2 1 3 की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ब्यूटाइल भी इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की भी एक लिमिटेड होती है, 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद वो बहुत निग्लिजिबल हो जाता है, नलिफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा बेसिसिटी अपना एलिफेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अगला 2 लेक्चर, एक लेक्चर है एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और एक है एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसमें SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन्स को पढ़ेंगे और उसकी बेसिसिटी पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का विद रिस्पेक्ट टू एनी ग्रुप। तो अगले 2 लेक्चर हम लोग और पढ़ेंगे बेसिसिटी का। अब तुम्हें अच्छा लगे तो जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।